नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। शेयर बाजार में भारी गिरावट, 1625 अंकों तक लुका सेंसेक्स। वित्त मंत्री का भरोसा, अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ेगा असर। एनएसए के बाद डीजीएमओ और सीमा सुरक्षा बलों की बातचीत पर सवालिया निशान। नहीं मिला अब तक एजेंडा। सुषमा स्वराज ने कहा, पाकिस्तान नहीं चाहता बातचीत। बिहार में एनडीए घटक दलों की एक हफ्ते में सीट बंटवारे की मांग। मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने का दबाव। एमआईएम ने बढ़ाई महागठबंधन की मुश्किलें। राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे से बाहर रखने की केंद्र ने की वकालत। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने दिया जवाब, कहा विरोधी दल उठाएंगे गलत फायदा। पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ का कहर जारी। असम में 13 की मौत, लाखों लोग बेघर। केंद्र ने मांगी नुकसान की रिपोर्ट। और आइए देखते हैं पहली खबर। चीन में आर्थिक मंदी की आशंका का असर दुनिया भर के बाजारों में दिख रहा है। भारतीय शेयर बाजार ने आज बीते 7 साल में सबसे बड़ी तीसरी गिरावट दिखाई और सेंसेक्स 1624 अंक तक नीचे लुढ़क गया। अमेरिकी शेयर बाजार में 1000 अंक की गिरावट के साथ वो खुला। उधर वित्त मंत्री अरुण जेटली और आरबीआई ने निवेशकों को भरोसा दिया है कि बाजार बाहरी असर से जल्द उबर जाएगा। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों पर अटकलबाजी और चीन की मुद्रा युआन के अवमूल्यन के असर से दुनिया भर के बाजार में उथल पुथल है। सोमवार बाजार खुलते ही एशियाई और घरेलू बाजार पर भी इसका असर दिखाई दिया। सेंसेक्स 1624.5 अंक की भारी गिरावट के साथ 26,000 के नीचे आ गया। निफ्टी 490.95 अंक लुढ़ककर 7,809 पर बंद हुआ। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वजहों के चलते गिरावट हुई है। सरकार और रिजर्व बैंक इस पर नजर रखे हुए है। Now these are external factors. I have not the least doubt that this turbulence is transient and temporary in nature. The markets will settle down. आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने भी निवेशकों को भरोसा दिलाया कि भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है और देश के पास 380 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है। So I feel fairly confident that the turmoil will settle down, and at that point we will be a good investment destination again. पूरे वर्ल्ड इकोनॉमीज ठीक नहीं काम कर रही हैं, वो इस समय और ग्रोथ नहीं कर पा रही हैं। इंडिया के अंदर में इसका बहुत सारे सेक्टरों में बहुत ही दुष्परिणाम या दुष्प्रभाव इसका पड़ेगा। शेयर बाजार के जानकारों का कहना है कि बाहरी कारणों का लंबे समय तक असर नहीं रहेगा, क्योंकि दुनिया भर में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स का सेंटीमेंट डाउन है और हिंदुस्तान में भी काफ़ी ग्लोबल इन्वेस्टर्स एफआईआईज हैं, तो वो चीज़ आज देखने को मिली है। फंडामेंटल लेवल पे इंडियन इकोनॉमी के लिए ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। शेयर बाजार में मंदी का असर रुपए की कीमत पर दिखा और ये 2 साल के निचले स्तर पर आ गया। सोमवार डॉलर के मुकाबले रुपया 66.5 तक पहुंच गया। उधर एशिया के दूसरे बाजार में भी गिरावट दर्ज की गई। शंघाई कंपोजिट में 9%, हेंगसेंग में 4%, निक्केई 3% और कोस्पी में 2% से ज्यादा की गिरावट हुई। इससे पहले जनवरी 2008 में सेंसेक्स में एक दिन में करीब 2273 अंकों की गिरावट दर्ज हुई थी। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। चीन ने अपनी लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अपनी मुद्रा युआन का उन्मूलन किया है। गिरता निर्यात और घटती विकास दर उसकी बड़ी चुनौती है और ऐसे में चीनी अर्थव्यवस्था के खतरे का असर एशियाई देशों पर भी ज्यादा दिखा। चीन ने 3 किस्तों में अपनी मुद्रा की कीमत घटाई और अब ये $1 के मुकाबले करीब 6.40 युआन हो गई है। चीन का दावा है कि युआन के अवमूल्यन का जो तरीका इस्तेमाल किया गया है वो ज्यादा बाजार केंद्रित है, लेकिन आर्थिक मामलों के जानकारों का मानना है कि मुद्रा नीति पर चीन का ये कदम बताता है कि उनकी अर्थव्यवस्था खतरे के निशान पर पहुंच रही है। That Chinese factory output data has shrank at its fastest pace in the 6.5 years past. Now, China is
quite a big economy after US economy. With all this negativity in China, now what the world is apprehending is that perhaps there would be question marks on global economic growth. चीन अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए जानबूझकर मुद्रा की कीमत कम रखता है। चीन के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 8% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। अब चीन की मुद्रा विनिमय दर दूसरे देशों के मुकाबले नीचे आने से चीन का निर्यात सस्ता होगा। 从上半年的情况以及下半年的走势来看，我们外贸发展面临的形势可以说比预计的更加严峻，也更加复杂。 चीन का औद्योगिक उत्पादन पिछले सालों के मुकाबले न्यूनतम स्तर पर आ गया है। चीन की अर्थव्यवस्था की वृद्धि 7% के आसपास बनी हुई है और इसके गिरकर 6.8% रहने का अनुमान है। ऐसे में चीन का गहराता वित्तीय संकट भारत समेत दूसरे विकासशील देशों में मंदी का दौर पैदा कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो शेयर बाजार के इस गिरावट पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ वैल्यू रिसर्च के प्रमुख और शेयर बाजार एक्सपर्ट धीरेन्द्र कुमार हैं। धीरेन्द्र, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी पर। सबसे पहले तो यही मैं जानना चाहूँगा कि कितना बड़ा खतरा आप देखते हैं आज की गिरावट को और इसके क्या इम्पैक्ट देखते हैं? जितना ये ब्रॉड बेस था, जितना ये ब्रॉड था और जितना ये डीप था, ये काफ़ी चिंताजनक है। मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत ही लंबे समय तक चलना चाहिए, क्योंकि जैसा कहा जा रहा है, जैसा आरबीआई गवर्नर ने कहा कि वो इंटरवीन करने के लिए तैयार हैं, वो रुपए को स्ट्रेंथन करने के लिए तैयार हैं। और इसमें मैं काफ़ी हद तक सहमत हूँ हमारे वित्त मंत्री से कि ये काफ़ी अधिकतर जो कारण है वो एक्सटर्नल है, और जो जिसका हमें फ़ायदा होगा, जो ग्लोबल कमोडिटीज़ का दाम गिर रहा है, जिसका भारत एक बहुत बड़ा उपभोक्ता है, उससे फ़ायदा होगा। लेकिन ये समस्या, ये जो बाज़ार का कोलैप्स करना इस रफ्तार से, ये मुझे नहीं लगता है कि इसका असर तेज़ी से ख़त्म हो जाएगा। भारत पे इसका असर रहेगा, क्योंकि विदेशी निवेशकों का पैसा जो भारत में आता है वो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पार्ट है। हमारे यहाँ जो हमारा बाज़ार, भले ही हमारी अर्थव्यवस्था उनसे उतनी जुड़ी हुई नहीं हो जी, लेकिन हमारा बाज़ार तो उनके निवेश से ही चलता है, और उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की भागीदारी भारतीय बाज़ार में बहुत कम है, इसका असर दिखेगा। हाँ, हमारे फंडामेंटल स्ट्रांग होने की वजह से इसका असर लंबे समय तक ना हो, और आने वाले कुछ महीनों में हो सकता है कि हमारा बाज़ार ज़्यादा बेहतर करे और बाज़ारों की तुलना में हमारा प्रदर्शन अच्छा रहे। लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि इसका असर भारतीय बाजार पे कम होने वाला है। और धीरे जिस तरीके से चीन को लेकर एक बड़ी आशंका और दूसरा फेडरल रिजर्व के रेट कटौती को लेकर, क्या मैं कहूं कि इसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी आप कुछ देखते हैं बाजार के साथ साथ, या वो उससे अलग दिखता है? नहीं, उसका असर तो काफ़ी कम समय में, ऐसे भी हम वो लड़ाई तो हम हार चुके थे। अगर हम एक्सपोर्ट्स की तुलना करें तो वहाँ पे हमारे लिए स्ट्रगल डिफरेंट तरीके का है। हाँ, लेकिन कुछ हद तक इसका असर पड़ेगा, और ऐसा नहीं है कि भारत हाथ पे हाथ धर के बैठा रहेगा। जैसा आज आरबीआई गवर्नर ने कहा कि वो सब चीज़ पे नज़र बनाए हुए हैं, और वो भी कदम उठाएंगे। और मुझे लगता है कि भारतीय बाजार में ये भारत की अर्थव्यवस्था जो है, या जो यहाँ पे ब्याज दरें हैं, का स्कोप ज़्यादा है, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व काफ़ी मजबूत है। तो मुझे लगता है कि हम काफ़ी सक्षम हैं कॉम्पिटिटिव स्टेप्स ले पाने में। और क्या सलाह होगी धीरेन्द्र की जो जिस तरीके का बाजार आज दिखा है, आने वाले कुछ दिनों या कुछ हफ्तों तक एक आम निवेशक के लिए काम, मैं कहूँ कि जो शेयर मार्केट में वहाँ पे करता है, इन्वेस्ट करता है, उसके लिहाज से क्या आप कहेंगे? मुझे लगता है कि वो निवेशक जो कि निवेशक नहीं है, भटकता हुआ बाजार में आ गया था, उसे बाजार से अपना पैसा निकाल के चले जाना चाहिए। अगर आप किसी मेथोडिकल प्लान में थे, अगर आप लंबे समय के लिए अच्छी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, अगर आप अच्छी कंपनी का चुनाव खुद नहीं कर सकते, अपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर आपने एसआईपी किया हुआ है, आपको अपने निवेश के प्लान पे कायम रहना चाहिए। ये बहुत ही ज़बरदस्त समय है जब बाज़ार में इस तरह का उथल पुथल होता है, जिस समय निवेशक काफ़ी उत्तेजित होकर के निकल जाता है या नुकसान झेल नहीं पाता है। ऐसे समय में निवेश करना बहुत ज़रूरी है अपने रिटर्न को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। तो लंबे समय के निवेशक, अगर प्लान आपने नहीं बनाया था तो बना के अपना निवेश शुरू कीजिए। अगर आप एक प्लान पे की शुरुआत की थी तो उस पर कायम रहिए। जी धीरेन्द्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें।
दुनिया के शेयर बाजारों में भारी गिरावट। सेंसेक्स भी टूटा 1624 अंक। निवेशकों को हुआ 7 लाख करोड़ का नुकसान। देखिए देश देशांतर, बाजार में गिरावट और अर्थव्यवस्था, आज रात 8:30 बजे। नेपाल में प्रस्तावित नए संविधान के विरोध ने आज हिंसक रूप ले लिया। कैलाली जिले के तेकारपुर में प्रदर्शनकारियों के हमले में एसएसपी समेत कम से कम 8 पुलिसकर्मियों की मौत की खबर है। नए संविधान के तहत देश को 7 प्रांतों में बांटने की योजना है, जिससे विरोध में हथियारों से लैस करीब 20,000 प्रदर्शनकारी जमा हुए। प्रशासन के मुताबिक मरने वालों के आंकड़े में इजाफा हो सकता है। नेपाल की संसद में कल ही नए संविधान का मसौदा पेश किया गया था, जिसके तहत देश में संघीय व्यवस्था होगी, लेकिन तराई इलाकों के मधेशियों का कहना है कि इस व्यवस्था में उनकी उपेक्षा हो रही है। उन्होंने 7 प्रांतों की योजना को भी खारिज किया है। देश में संघर्ष के लंबे अंतराल के बाद हाल में ही राजनीतिक दलों में नए संविधान पर सहमति बनी है। और इस पूरे मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हैं दिनेश त्रिवेदी जी हैं, जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट नेपाल में। दिनेश जी, सबसे पहले तो समझना चाहूंगा इस वक्त क्या ताज़ा जानकारी मिल रही है वहां पर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? जी, जो अभी कैलाली में जो घटना हुई है वो काफी दुखद है। अभी जो प्रांतों का जो बंटवारा हुआ और संविधान सभा में जो प्रस्तुत हुआ 7 प्रांतों का नक्शा, इससे लेकर थारू लोग काफी अप्रसन्न थे, क्योंकि उनको कोई अलग से कोई राज्य नहीं मिला और उनको एक पहाड़ के साथ जोड़ दिया गया। तो वहाँ 2 तरह की धाराएं हैं। एक तो थारू लोग एक थरुअत प्रांत की मांग कर रहे हैं जी। और बाकी लोग क्या है कि वो अखंड सुदूर पोषण चाहते हैं, अर्थात पहाड़ और तराई को और थरुअत को जोड़ के रखना चाहते हैं। तो उसी के विरुद्ध में कई दिनों से वहाँ हड़ताल और बंद चल रहा। परसों भी झड़प हुआ और वहाँ कर्फ्यू लगाया गया, लेकिन आज तो काफी विभत्स घटना वहाँ पर हुई और करीब 20,000 के संख्या में लोग वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे। तो उसी के दौरान में करीब 8 लोगों की वहाँ हुई है, जिसमें एक प्रहरी के आला अफसर भी हैं, एसएसपी हैं, 2 प्रहरी इंस्पेक्टर हैं। जी चलिए दिनेश जी, इस अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। वहां से उधर भारत और पाकिस्तान के बीच एनएसए स्तर की बातचीत रद्द होने के बाद बीएसएफ और डीजीएमओ स्तर की बातचीत पर भी अनिश्चितता के बादल छाने लगे हैं। पाकिस्तान के डीएल रुख के चलते बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स के बीच 6 सितंबर की बातचीत पर असमंजस कायम है। इसी बीच पाकिस्तान के सुरक्षा सलाहकार ने परमाणु हथियारों की घुड़की देकर मामले को और गर्मा दिया है। पाकिस्तान के अड़ियल रुख के चलते दोनों देशों के बीच पहले एनएसए स्तर की बातचीत रद्द हुई और अब 6 सितंबर को दिल्ली में बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स की बैठक पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। उफा में बनी सहमति के बावजूद दोनों देशों की थल सेना के बीच डीजीएमओ स्तर की बैठक की भी तारीख तय नहीं हुई है। उन्होंने ये कहा कि पहले एनएसए लेवल की बात करो, डीजीबीएसएफ की मीटिंग इसके बाद मानो और डीजीएमओस की मीटिंग की तारीख ही अभी मत दो, क्योंकि ना एनएसए की मीटिंग होगी ना डीजीबीएसएफ की मीटिंग हो सकेगी। और डीजीएमओस की मीटिंग क्योंकि डीजीबीएसएफ के बाद होनी है, ये उफा ने कहा, तो ना वो मीटिंग हो चुकी। तो तीनों मीटिंग्स ना हो, इसकी बुनियाद उन्होंने रख दी। हालांकि पाकिस्तान की मीडिया से बातचीत में अजीज ने कहा कि बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स स्तर की बैठक होगी, लेकिन इसका कोई औपचारिक एजेंडा भारत को नहीं भेजा गया है। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज ने ये कहकर माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया कि भारत अपने को क्षेत्रीय सुपर पावर न समझे। उन्होंने पाकिस्तान के पास मौजूद परमाणु हथियारों की भी घुड़की दी। भारत ने अजीज के बयान को बचकाना बताया है। It's an irresponsible statement. And it's an insinuation. People at that level, if they make such utterances, there are hardly any words to indicate their mindset. And this veiled threat is something which
internationally would never be acceptable. बीएसएफ और डीजीएमओ स्तर की बातचीत का मकसद सीमा पार गोलीबारी और आतंकवादियों की घुसपैठ को रोकना है, लेकिन सीमा पार से लगातार गोलीबारी करने का मकसद पाकिस्तान की ओर से इस बैठक को भी टालना माना जा रहा है। सोमवार को भी पुंछ, बालाकोट सहित कई इलाकों में गोलीबारी की घटनाएं हुई। उफा में दोनों प्रधानमंत्रियों की बैठक के बाद पाकिस्तान की तरफ से 90 से अधिक बार सीज फायर का उल्लंघन किया गया है, जबकि पाकिस्तान का आरोप है कि भारत की तरफ से 70 से अधिक बार पाकिस्तान की तरफ गोलीबारी हुई है। आंकड़े चाहे जो हों, लेकिन सवाल ये है कि दोनों तरफ के आम लोग इसके शिकार हो रहे हैं और कई बार छोटे छोटे टकराव बड़ी लड़ाइयों का कारण बन जाते हैं। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन मनोज के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। बिहार में एनडीए के सहयोगी दल एलजेपी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने एक हफ्ते के भीतर सीट बंटवारे का फैसला करने की मांग की है। और वहीं सीट बंटवारे से पहले एनडीए के मुख्यमंत्री पद की दावेदारी भी बढ़ने लगी है। उपेंद्र कुशवाहा के बाद अब एलजेपी नेता रामविलास पासवान ने भी मुख्यमंत्री पद के लिए इच्छा जाहिर की है। अटल जी ने कहा कि हमारी बात आप लोग मानेंगे, तो हमारी बात यदि आप लोग माने तो मैं कहूँगा कि रामविलास जी को बना दीजिए मुख्यमंत्री, सरकार इत्मीनान से चल जाएगी। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के इस बयान को सहारा मिला शत्रुघ्न सिन्हा का। हालांकि बीजेपी के दूसरे नेताओं का मानना है कि एनडीए में मुख्यमंत्री पद के लिए कई सक्षम उम्मीदवार मौजूद हैं। ऐसा इंसान जो एक्सपीरियंस्ड है, अनुभवी है, एबल है, रिस्पेक्टेबल है, एक्सपीरियंस्ड है, ऐसे रामविलास पासवान जी को अगर सामने लाना या उनके हाथ में नेतृत्व देना, अगर हमारी पार्टी सामने आती है, हमारी पार्टी की जीत होती है, एनडीए की जीत होती है, तो मैंने वही कहा कि सबसे उचित मेरी नजरों में वही दिखते हैं। कई नेता हैं, एनडीए सौभाग्यशाली है। रामविलास पासवान, सुशील मोदी, नंदकिशोर यादव, सीपी ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी ऑलरेडी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। दर्जनों नाम एनडीए में हैं जो वो चेहरा मुख्यमंत्री के लायक है। वहीं महागठबंधन ने एनडीए की अंदरूनी राजनीति पर चुटकी ली है। पासवान जी को वो बन जाए तो हमारी शुभकामना। जनता फैसला करेगी कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये तो जनता को ना फैसला करना है। अभी तो पहला कदम ये होता है कि एनडीए के लीडर प्रोजेक्ट हो जाएं। हालांकि महागठबंधन के भीतर भी अंदरूनी कलह कम नहीं। एनसीपी के अलग होने और बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम की सक्रियता ने महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बिहार विधानसभा का इस बार का चुनाव कई मायनों में अलग है। लोगों को इंतजार है चुनाव की तारीखों का। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। व्यापम घोटाले की जांच के लिए सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से 3 हफ्ते का वक्त मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में आज हलफनामा दायर करते हुए सीबीआई ने व्यापम से जुड़े सभी मामलों का स्पष्टीकरण भी दिया। व्यापम घोटाले की जांच के लिए सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से 3 हफ्तों का वक्त मांगा है। सीबीआई ने आज सुप्रीम कोर्ट में 2 हलफनामे दायर किए। पहले हलफनामे में सीबीआई ने 3 हफ्तों का वक्त मांगते हुए सुप्रीम कोर्ट से मध्य प्रदेश सरकार को इस केस में काम जारी रखने की अनुमति भी मांगी, ताकि इस केस की नियमित सुनवाई पर कोई असर न पड़े। ऑल व्यापम रिलेटेड केसेस अगर चार्जशीट फाइल हो भी गई है तो उसके बाद भी उन केसेस को सीबीआई को टेक ओवर करना है, आगे उन केसेस को सीबीआई को ही कंडक्ट करना है। स्पेशल पीपी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 सप्ताह का टाइम दिया है। वहीं दूसरे हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टीकरण पेश किया। सीबीआई के मुताबिक अभी तक व्यापम से जुड़े 212 केस सामने आ चुके हैं। इनमें से 93 केसों में फाइनल चार्जशीट दायर की जा चुकी है, जबकि 119 मामलों में अभी जांच और चार्जशीट दायर होना बाकी है। केंद्र सरकार कहती है हमारे पास वहां से स्टाफ पूर्ति करने के लिए हमें टाइम चाहिए, तो ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में ये सब लटका हुआ है। आसार लगाए जा रहे हैं कि सीबीआई अब इन 3 हफ्तों में घोटाले से जुड़े और सबूत एकजुट करने की कोशिश करेगी। वहीं इस केस की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होगी या नहीं, इसका फैसला अब तक नहीं हो पाया है। रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाने के पक्ष में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में सरकार ने कहा है कि राजनीतिक पार्टियों को आरटीआई के दायरे में नहीं लाया जा सकता और अगर ऐसा किया जाता है तो इससे उनके कामकाज पर असर पड़ेगा। वहीं राजनीतिक विरोधी अपने फायदे के लिए इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। यह हलफनामा एक जनहित याचिका के जवाब में
दाखिल किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय पार्टियों को आरटीआई के दायरे में लाने की मांग की गई थी। पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करती है कि नहीं करती, पैसा जो इकट्ठा होता है जिसमें उनको पूरा टैक्स कंसेशन मिला हुआ है कैसे खर्च करती है, इस सब की पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए, जनता को पता होना चाहिए। पूर्वोत्तर राज्य असम में बाढ़ से हालात बेहद खराब हैं। अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि लाखों लोग बेघर हुए हैं। प्रशासन हर मुमकिन कोशिश में जुटा है। एनडीआरएफ की टीमों के साथ साथ सेना राहत और बचाव के काम में जुटी। इस बीच केंद्र ने राज्य सरकार से बाढ़ से हुए नुकसान की रिपोर्ट मांगी है। 18 जिलों के तकरीबन 1300 गांवों में रहने वाले 6.25 लाख लोग इस वक्त बाढ़ के कहर से पीड़ित हैं। पिछले एक हफ्ते से लगातार हो रही बारिश ने बाशिंदों का जीना दूभर कर रखा है। हजारों हेक्टेयर फसल बर्बाद हो चुके हैं। आलम यह है कि मजबूर किसान अब बर्बाद हुई फसल को जानवरों के चारे के रूप में जमा कर रहे हैं। दूसरा साल बाढ़ आता है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आता है, लेकिन इस बार बाढ़ इतना फास्ट है और इतना अचानक आ गया कि आदमी यहाँ से कोई जाने के लिए, शिफ्ट करने के लिए कोई टाइम ही नहीं मिला, कोई सुविधा नहीं मिला। ये बाढ़ का जो परिस्थिति है बहुत खतरनाक है। हम लोग इस बाढ़ में हमारा यहाँ का हजारों से हजारों लोग इफेक्ट हुआ है और ये लोग अभी तक जो गवर्नमेंट का जो रिलीफ है, ये रिलीफ अभी तक नहीं मिला है। धेमाजी, लखीमपुर, डिब्रूगढ़, नगांव, जोरहाट, गोलाघाट और सोनितपुर में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। यहाँ 54 सड़कें पूरी तरह टूट चुकी हैं, जबकि 5 बड़े पुल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इन तमाम जिलों में ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके चलते तकरीबन 2 लाख लोग 260 राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। केंद्र सरकार ने अब राज्य सरकार से नुकसान पर डिटेल रिपोर्ट मांगी है। हम ये भी चाहेंगे कि वहाँ के लोगों को हमारी ओर से आश्वस्त हों कि भारत सरकार पूरी तरह से सक्रिय है और सक्षम है हर प्रकार की परिस्थिति से निपटने के लिए। एनडीआरएफ के 1000 जवान गुवाहाटी में तैनात हैं और जरूरत के हिसाब से उन्हें बाढ़ ग्रसित इलाकों में भेजा जा रहा है। वहीं डॉक्टर्स और पैरामेडिकल की टीमों की मदद ली जा रही है। पिछले 2 दिन में 600 से ज्यादा पीड़ितों को रेस्क्यू किया गया है। वहीं हालात का जायजा लेने के लिए असम के मुख्यमंत्री ने भी बाढ़ ग्रसित इलाकों का हवाई दौरा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पटेलों के आरक्षण की मांग को लेकर पाटीदार अनामत आंदोलन समिति ने मंगलवार को अहमदाबाद में रैली करने का ऐलान किया है। साथ ही अहमदाबाद बंद करने का भी आह्वान किया है। दरअसल समिति के कन्वीनर हार्दिक पटेल की अगुवाई में कल लाखों लोगों के अहमदाबाद में जीएमडीसी मैदान पर जुटने की संभावना है। हालांकि गुजरात सरकार ने समिति की मांगों को मानने से साफ इनकार कर दिया है। रविवार को समिति और राज्य सरकार के बीच हुई मुलाकात बेनतीजा निकली, जिसके बाद समिति ने महारैली के साथ साथ मंगलवार को शहर बंद रखने का ऐलान किया था। जो गुजरात में पाटीदार समाज है पूरे गुजरात में, वो लोग अपने अपने जो धंधे व्यवसाय है वो सब बंद रखेंगे पूरे अपने तालुके जिला में। महासभा है और सुबह जो महासभा और रैली के दरमियान गवर्नमेंट और पुलिस हमें सहकार दे। हम चाहते हैं कि गुजरात एक शांत और प्रगतिशील राज्य है। गुजरात में लोगों का साथ लेके ही हर एक ज्ञाति जाति समाज धर्म के सब लोग मिलके ही गुजरात का विकास करने में गुजरात की आनंदीबेन पटेल की सरकार को जो योगदान कर रहे हैं, इसी तरह कोई विघ्न न आए, कोई अशांति न हो। वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे रिटायर्ड कर्नल पुष्पेंद्र सिंह की तबीयत खराब होने पर उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। पुष्पेंद्र सिंह पिछले 8 दिनों से जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर थे। कर्नल पुष्पेंद्र सिंह की जगह हवलदार साहब सिंह आमरण अनशन पर बैठेंगे। कर्नल पुष्पेंद्र सिंह ने कहा है कि वो वापस आकर दोबारा अनशन पर बैठेंगे। सरकार के लिए यही संदेश है, वो जल्दी से जल्दी वो आरोपी लागू करें। जो हमारे भूतपूर्व सैनिक पिछले 70-75 दिन से यहाँ पर हैं और 3 सैनिक जिसमें मैं शामिल था, आज मैं हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा हूँ, कि उनको भी देखें, वो इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए। आसमान छूते प्याज के दामों में और बढ़ोतरी हो सकती है। सोमवार को आपूर्ति में कमी के चलते यह आशंका जताई गई कि प्याज के दाम और करीब 10% तक बढ़ सकते हैं। प्याज की मौजूदा फसल कम बारिश के चलते अगले महीने बाजार में आ पाएगी और ऐसे में प्याज की कमी से दाम बढ़ने की आशंका है। फिलहाल राजधानी दिल्ली समेत देश के अलग अलग हिस्सों में प्याज की कीमत 80 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है। टीम इंडिया ने कोलंबो टेस्ट 278 रनों से जीत लिया है और इसके साथ ही 3 मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। टेस्ट कप्तान के तौर पर यह विराट कोहली की पहली जीत थी। ये मैच कुमार संगकारा के
आखिरी मैच भी था। उन्होंने इसके बाद संन्यास लेने का ऐलान किया था। तो खबरों के आज के सफर में बस इतना ही। नमस्कार।